बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपकी मेज़बान नना यूसुफ। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे और क्रिकेट शायकीन खुश होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी आसानी हो गई है। न्यूजीलैंड ने जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हरा दिया है और कल कजाफी स्टेडियम की जो रौनकें बहाल हुई जी, जिस तरह से शायकीन मैच देखने के लिए आए और जो ज़बरदस्त मुकाबला था उसको बहुत ज़्यादा शायकीन ने इंजॉय भी किया। और आपको मैं ये भी बताऊं कि जी ज़बरदस्त और शानदार परफॉर्मेंस हमने देखी जी क्रिकेटर्स की जानिब से, और अब पाकिस्तान जो है उसके लिए आसानी भी हम देख रहे हैं। और आज शायकीन क्रिकेट जिन्होंने कजाफी स्टेडियम को देखा, आज उनके लिए एक और बड़ी खबर ये है कि आज कराची स्टेडियम का भी इफ्तिताह होने जा रहा है। हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद है, कुछ कल के मैच पे एक एक कॉमेंट ले लेते हैं, फिर चलते हैं जी कराची स्टेडियम के इफ्तिताह की जानिब। आमिर रजा खान साहब और वकास अहमद, अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपसे आगाज कर रही हूँ। मैं तो कहता हूँ स्टेडियम क्या बदला, क्रिकेट बदल गई है और 300 रन हो रहे और जबरदस्त लोगों को चौके छक्के देखने को मिल रहे हैं। लेकिन हमारे मेहमान कर रहे हैं, लेकिन 300 हमारे मेहमान कर रहे हैं। नहीं चले, हम भी कर ही लेंगे। ये मेहमान ने किया तो हम भी कर ही लेंगे, ये नहीं है। लेकिन आप देखें कि हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बोरिंग मैचेस नहीं है। तो इसलिए आपने देखा कल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का मैच था, जिसमें पहले ही मैच में मैथ्यू ज़ेबर ने जो है 150 रन बनाए। डेब्यू पे 150 रन करना उसके लिए मेरा बहुत बड़ा एजाज़ है बेशक, और वो कजाफी स्टेडियम के नाम लिखा जाएगा हमेशा के लिए। दूसरा ये है कि चले पाकिस्तान की अब साउथ अफ्रीका के साथ कल मैच है कराची में, आज इफ्तिताह भी है कराची में, सदर आसिफ अली जरदारी सब कर रहे हैं। और आज ट्वीट भी किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने कि बहुत बड़ी काविश थी और वो नामुमकिन काम जो मुमकिन कर दिखाया। पहले कजाफी, अब नेशनल स्टेडियम कजाफी स्टेडियम की तो दूर दूर तक हमने बातें सुनी, यकीन माने हर बंदे ने सराहा। दूर दूर तक धुआं उड़ता देखा मैंने। वो हमसाया मुल्क तक सुनी, वहाँ नहीं हमसाया मुल्क में थी, यहाँ पे भी कुछ लोगों को बड़ी, यहाँ पे भी वाकई यहाँ वो जिनको हजम नहीं हो रहा था, जिनको हजम नहीं हुआ वो उनको तक तकलीफ पर करवा दिया हमने हजम करवा दिया। नहीं, लोग देखने आए, सिर्फ स्टेडियम को देख। स्टेडियम में आपने सिर्फ फैसिलिटी अच्छी की, ऐसे ही है। तो कल आप देख लें, कल हमारी टीम का मैच नहीं था, दूसरी 2 टीमों का मैच था। लोग शायकीन ने बहुत इंजॉय भी किया और सब लोग दुआ को थे कि न्यूजीलैंड जीते और पाकिस्तान की राहें हमवार हों। वकास अहमद, जब शुरू में मोहसिन साहब निगरान वज़ीर आला थे तो लोग इनसे पूछते थे कि आपके सियासी नाकदीन में आप ये कहते हैं, तो वो कहते थे कि मेरा एक ऑब्जेक्टिव है कि जो वक्त मुझे मिला है मैंने इसमें डिलीवर करना है। तो जब आप डिलीवर करते हैं ना बेलॉस हो के, फिर धुआं उठे या आग लगे, उससे वो कम से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, वो इतना रहना ही रहना होता है, वो ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन लोग निकलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और आप एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, एक अच्छे चेयरमैन के तौर पर अपना नाम रिकॉर्ड करवा जाते हैं। तो उन्होंने वो किया है, ठीक है। इसके अलावा हालांकि इवेंट बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी आप देखें कि जितनी आसानी हो सकती थी शायकीन के लिए, ये नहीं आपको कि मेन बुलेवार्ड सारा बंद है, इवन लिबर्टी राउंड अबाउट के दोनों कॉर्नर के जो प्लाजे हैं वो ओपन थे। मतलब आहिस्ता आहिस्ता जितना मैक्सिमम हो सकता था वो रिलैक्स किया कि यार लोगों को इशू ना हो। मतलब तो अच्छी चीज़ है। लोग ओपनिंग पे लोग जैम पैक था, फैमिलीज आई थी, बच्चे आए थे, नौजवान थे। तो मैच पे हालांकि कल मैं भी कल वहीं पे था, तो हम ये सारे लोग डिस्कस कर रहे थे वहाँ बाहर जो सिक्योरिटी वाले थे कि सॉरी कि अफ़गानिस्तान का जो मैच होगा उस पर ज़्यादा हमें यहाँ पे क्राउड भी नज़र आएगा, लोग ज़्यादा मोटिवेट और पैशनेट भी नज़र आएंगे। तो ये अच्छी चीज़ है कि आप एक वेन्यू दे रहे हैं पब्लिक की तफरीह का, और लोग आपके आके उसको एंजॉय कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि हमें करना भी चाहिए था, ख़ास तौर पर जो बाहर से टीमें आ रही हैं उसके मैच पर हमें ज़रूर जाना चाहिए। बिल्कुल, और आप अप्रिशिएट करेंगे। और लाहौरियों का तो वैसे खासा रहा है, इतने जिंदा दिल होते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी टीम खेल रही है या फिर बाहर की टीमें आके खेल रही हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली हमारे लिए एक चैलेंज भी था, और मेरे ख्याल से उस चैलेंज पे चेयरमैन साहब पूरा उतरे और उसको बड़ी कामयाबी से निभाया, और कल सबने इसकी मिसाल देखी। और जहाँ तक रह गई बात लाहौरियों की, तो जिंदा दिली का मुजाहरा करते हैं और बड़ा जी वार्मली वेलकम करते हैं जी। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ आ रहे हैं। वजीर आला साहिबा कहती हैं ट्रैफिक में आसानी के लिए तजावुजात का खात्मा नागुज़ीर है, हम तो पहले दिन से यही कहते हैं। वकास अहमद, अच्छा, मुझे इस अभी ये जो बात आई है कि हम अकोमोडेट करेंगे, तो इससे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये बस ऐसी हवा में ये एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब कोई इनके पास उसको वाइंड अप करने का या उसके पोस्ट ऑपरेशन कोई प्लान नहीं था।
भाई अगर आपने यही करना है कि इस ऑपरेशन के बाद आपने फुटपाथ पे ही लोगों की रेडियाँ लगवानी है, तो फिर जहाँ पे लगी थी वहीं पे रहने दें। क्योंकि होना ये है कि अभी आपको लगेंगी वो लाइन में लगी हुई हैं और आप डेजिग्नेटेड के प्लेस करके जा रहे हैं। जैसे अभी हमें नज़र आ रही हैं कि वो वज़ीर आला रेडी की जो उन्होंने स्पेसिफिक बना के लगाई हैं फुटपाथ पे, तो वो कुछ अरसे के बाद वो दोबारा से लोग वहाँ पे वो तजावुज़ात नहीं है, तजावुज़ात है। मैं कहता हूँ कि आप किस हैसियत से या किस कानून के तहत फुटपाथ पे लोगों को रेडी लगवा के दे रहे हैं। अगर इनका वाकई कोई प्लान था तो ये डेजिग्नेटेड, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया ये अतवार बाज़ार का, मॉडल बाज़ार का, ये तो अभी टाइम, मेरा ख्याल ये वक्त था कि आपने इतना मैसिव ऑपरेशन किया और लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया अक्रॉस द ऑल सेगमेंट ऑफ सोसाइटी। लोगों ने आपको सपोर्ट किया कि यार ये अच्छा काम था, ये बहुत से लोग नहीं कर पा रहे थे लेकिन अच्छा किया आपने, कर दिया। तो फिर अगर आप वापस आप बैक फुट पे आके और ये कहें कि हम उसको मुतबादल उनको फैसिलिटेट करेंगे, तो मेरे ख्याल में अगर आपने फैसिलिटेट इस सेंस में करना है कि उनको फुटपाथ पे रेडिया लगवा के देनी है, तो फिर मेरा ख्याल है कि आपके प्लान का कोई इसका ऑपरेशन का कोई भी हासिल नहीं होगा। हाँ, अगर आप डेजिग्नेटेड स्पॉट कर देते हैं जो सरकारी जगह लाहौर में या बाकी शहरों में है और उनको लिमिटाइज़ कर दें कि यार ये विद इन बाउंड्रीज आपके काम होगा, हाँ वहाँ पे आप उनको फैसिलिटेट कर दें, कम रेंट कर दें, रेडियाँ लेकर दे दें, शेड बना दें, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपने सड़कों पर ही रेडियाँ सिर्फ तस्वीर वाली लगा के देनी है तो फिर यही कुछ होगा। कुछ अरसे बाद ये जो नुकसान हुआ है वो भी लोग सफ़र करेंगे और ठीक 2-4 माह बाद आप देखेंगे कि वही रेडियाँ जो हैं 1 से 2, 2 से 3 होती जाएंगी। अच्छा, जहां तक तजावुज़ात के ऑपरेशन की बात रहेगी तो बहुत हद तक कामयाबी के साथ ये ऑपरेशन हम देख रहे हैं। शहर की वो बड़ी मार्केट है जो कम से कम मैं अपने बचपन से देख रही थी तजावुज़ात की जद में थी, जिनको तजावुज़ात समझते भी नहीं थे वहां के लोग, वो अपना हक समझ के वहां बैठे हुए थे। चाहे आप क्रीम ब्लॉक मार्केट की बात कर लें, इचरा की बात कर लें, टाउनशिप की बात कर लें, काफी हद तक वो तजावुज़ात का सफाया किया गया। लेकिन सीएम साहिबा कहती हैं कि वो लोग जो तजावुज़ात से मुतासिर हुए हैं उनकी बहाली की जाएगी। कैसे? देखिए, अच्छी बात है। पहली बात तो यह है कि तजावुज़ात का खात्मा किया और आपने खुद मान लिया इस बात को कि कोई गवर्नमेंट नहीं कर सकी है आज तक, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत आता है और पॉलिटिकल प्रेशर आता है कि लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। और ये इसका मुझे एक जानवर अगर कहा जाए तो मुझे इसका ज़ाती तजर्बा भी है कि पॉलिटिकली कितना प्रेशर होता है और उस पर लोग नहीं आते हैं। तो मेरा ख्याल है ये बड़ी अच्छी बात है। और दूसरी बात, वो जो भाई कह रहे थे कि एक तरतीब से रेडियाँ लगवा दी, मैं उसका बेनिफिशरी हूँ। मुझे पता है कि जो बेतरतीब रेडियाँ लगी हुई थी उससे रेडियाँ लगाने को आप अप्रिशिएट मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ जी। लोगों का रोजगार भी नहीं छीना, उनको नई ठेला भी दे दिया, एक जैसा ठेला लगा हुआ है। नहीं है वो तजावुज़ात आमिर भाई, आप ही इसी प्रोग्राम में मेंशन करते रहे हैं कि मैं करता रहा हूँ, लेकिन वो ठेले थे फुटपाथ पे भी थे और फुटपाथ के बाहर भी थे, तभी रोड ट्रैफिक ब्लॉक होती थी ना। अच्छा, हो क्या रहा है अब आप मुझे बात ये है कि उन्होंने एक तरतीब से एक जगह पे लगवा दिए। अब देखें, लोगों को रोजगार भी तो देना है, बेरोजगार भी। एक बात अगर आप इजाजत दें तो मैं करूं। हाँ। मैं इन्हें अभी भी तजावुज़ात इसलिए कहती हूँ कि जब मुल्तान रोड से मैं गुजरती हूँ ना, तो अब फुटपाथ पे रेडियां लगी हैं, गाड़ी मैं रोक रही हूँ, मैं वहां से सब्जी खरीद रही हूँ, ट्रैफिक का खलल तो फिर आमिर भाई पैदा हो रहा है। नहीं, फर्क है। वैसे पहले रेडियो पे मैडम की तस्वीर नहीं थी। नहीं, तस्वीर अब भी नहीं है, आपकी शायद होगी तस्वीर तो अब भी नहीं है वहाँ। आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? गुस्सा करने की बात है, गलत बात कह रहे हैं ना। तो पहले भी आपने फुटपाथों से मुझे एक बात बताएं, मुल्तान रोड से अगर आप टुवर्ड्स मुल्तान चुंगी की तरफ चले, वहां आपने कभी ट्रैफिक का हशर देखा था पहले? अब जाके देखें। अब जिस चीज की अच्छी अप्रिसिएशन करनी चाहिए उसकी अच्छी करनी चाहिए। ये तो हो नहीं सकता भाई कि 10 प्लाजे बना दिए जाए किसी जगह पर, उन सारे रेडी वालों को कोई जाओ प्लाजे में दुकानें ले लो। ये नहीं हो सकता, नहीं ना हो सकता, क्योंकि वो तो वैसे भी फुटपाथ पे आप कैसे लगा सकते हैं? भाई फुटपाथ पे ट्रैफिक रवानी अगर आपने करनी है ना, तो अगर आप मेन रोड पे इन गरीबों को कहाँ लेकर जाएंगे? एक मिनट आमिर भाई, देखिए इसका बताएं ना, मुझे बता दें। ट्रैफिक नहीं खत्म होने वाला, हाल बता दें सर जी। ट्रैफिक नहीं आपने अभी कहा कि मैंने बाजार देखा, आपने इचरा बाजार देखा, मैंने देखा, आपने नारकली बाजार देखा, आपने करीम ब्लॉक देखा, बिल्कुल देखा। तो रेडी हटी है वहां से। अच्छा, मेरी बात सुनने तो वापस लगाना अच्छा, हमारा प्लान ये है कि ट्रैफिक का खात्मा करना है, जो ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। ट्रैफिक का खात्मा नहीं करना, ट्रैफिक ब्लॉक होने का। हाँ, वही करना है ना, ट्रैफिक ब्लॉक होने का खात्मा करना है। अब मुझे बता देना, मैंने जो चीज एक्सपीरियंस की है, 2 दफा मैं रुकी हूँ सब्जी लेने के लिए, पीछे जो लंबी लाइनें लग जाती है, मेरा क्या? कहाँ पे रुकी है और आपको कहाँ पे लंबी? समनाबाद से ऑनवर्ड, जैसे आप मुल्तान रोड की तरफ आए, लंबी रेडियो की लाइन लगी है। अगर आप वहां से खरीदारी करने के लिए मुल्तान रोड पे रुके हैं ना,
तो यकीन मानिए अच्छा, पीछे मैं उस गाड़ी तरफ पे गया लंबी नहीं, लाइनें मैं लगी। ऐसे कहूँ, ये मेरा यहाँ उसका पे देख experience लें। नहीं है। मेरा मेरा अक्सर जहाँ पे रूटीन का एक्सपीरियंस रास्ता है, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस है वहाँ तो बड़ी सहूलत हो गई कि अब वो जो 20 फुट उन्होंने रोड की जगह ली हुई थी वो 20 फुट समनाबाद खाली हो गई। अंडरपास जो बना है वहां से जब आप निकल के जाते हैं मैं आप उस मुल्तान तरफ रोड जाता- जाएं मैं गया क्योंकि नहीं। दोनों तरफ रेडियां ही रेडियां हैं, जब वहां पर रुकती है एक और आधी उसको भी गाड़ी ठीक करना चाहिए, मैं तो ये कहता तो हूँ यही तो उसको मेरा भी ठीक पॉइंट करना है ना। चाहिए। वो फिर और आपको भी ये ट्रैफिक आपकी ब्लॉक सिखाना, होती है आपको भी ये सिखाना चाहिए कि दुकान से जाके लिया करें चीज, रेडियो पे खड़े होकर ना लिया करें तो वो please। फिर लगाई क्यों है? वो मुझे क्या फिर पता उस क्यों गरीब का लगाई है, क्यों रोजगार नहीं कैसे लगाई है। चलेगा? अभी मैं तो आप क्योंकि गरीब की आप बात कर गाड़ी रहे हैं। रोककर आमिर भाई, ट्रैफिक ब्लॉक कर रही हैं, मैं नहीं लेता हूँ ना रेडी से, मैं दुकान से लेता हूँ, आज भी लेता हूँ। तो वो आमिर फिर भाई, रेडियां वहां क्यों लगाई? क्यों? मैं ये समझता हूँ कि जिसने रेडी लगाई है ना वो दुकानदार का हक खा रहा है, जो टैक्स भी देता है, बिल भी देता है, जिसने 2 लड़के भी साहिबा ने मुलाजिम रखे हुए हैं, सीएम जिसने भी साहिबा रखे ने हैं, रेडी ली सीएम ने है। तो वो रेडियां उनकी खत्म जगह कराई, डेजिग्नेट कराई वो है। रेडियां खत्म कराई जिन्होंने 40-40 फुट रोड की जगह ली हुई थी, वो जगह खत्म कराई। सीएम का उसमें कसूर फिर नहीं है। आप छोटा कारोबार करा लेकिन रही है आप जरा। गाड़ी रोककर क्यों ट्रैफिक ब्लॉक करिए? आप आप मेरे दुकान पे से आ ले लिया जाए, करें। मतलब जिन्होंने रेडियां आपने लगाई हैं, खुद बताया कि जिन्होंने मैंने- हाँ जी ली है, मैं मान रही हूँ। तो आपने बट गलत जिन- किया ना। आमिर भाई आप आप फकीर को 10 नहीं तो रुपए वहाँ देकर क्यों कहते हैं लगाई? फकीर खत्म हो जाए। ओहो, फकीर वहाँ कैसे रेडियां खत्म होंगे? लगाई क्यों गई हैं? जब आप ना लेंगे तो आप खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। अच्छा वैसे फ़र्क तो पड़ा है मिस्टर ना, आपने पहले जो आप खुद रेडी बनाई हुई थी ना टूटी फूटी, वो आपने ख़त्म करके तो एक मैडम की तस्वीर वाली एक रेडी बना दी है। नहीं, वो वकास ऐसे क्योंकि उस वो पर तस्वीर गवर्नमेंट, वाकई नहीं लगी हुई। हाँ जी, रेडियो उनको पे नजर तस्वीर आती है नहीं। असल में हर जगह पे। किस तस्वीर पे? ना। शायद आगे किसी ने बैनर लगा दिया हो नहीं, तो नहीं, किसी वो एक ने अलग नहीं वो बात है। हैं। लगी नहीं हुई। नहीं रेडी पे मैंने नहीं है देखी, भाई, लेकिन शायद नहीं। आपने कहीं देखी आपने हो। शायद देखी चले हो, मैं जगह आपको- वो- वो आमिर मैं- भाई की तरह मैं कोई ज्यादा आपको- मोहब्बत करने वाला होगा तो हाँ, उसने तो खुद उसने लगा ली होगी। होगी। चले आप चले तस्वीर, नाम तो है ना, हाँ, दिल में है तस्वीर है यार। जब नाम तो है ना, ऊपर देख ली। लिखा हुआ मरियम आपको नवाज रेडी असल में प्रोग्राम। अगर आपको असल में वैसे ये भी नहीं लिखा, लॉर्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का लोगो लगा हुआ है। फिलहाल अब हम तो रेडी से मैंने भी नहीं बहुत लेंगे सामान, लेकिन गरीब का क्या होगा? सवाल फिर यही आप है। ना लें। नवाज शरीफ, मैंने कह दिया, मैं आपकी बात मान रही हूँ। नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं अल्लाह ताला ने गड्ढे में गिरते हुए मुल्क बचा लिया। बच गया मुल्क आपका? आमिर नहीं भाई? बचेगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मिल रहे हैं, मैं इस पर हमेशा ये एतराज़ करता हूँ। आप MPA से मिल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों के, अभी लाहौर डिवीजन के MPA से मुलाकात की, आप क्यों नहीं लोकल बॉडीज़ बहाल करते? ये जो काम DC ACs कर रहे हैं ना, ये अगर आपके लोकल बॉडीज़ के बंदों ने किए होते ना तो लोग पता नहीं उनको वो कौन सा अप्रिशिएट कर रहे मुसव्विदा होते है हैं। बल्दियाती निजाम का जो तैयार ही नहीं हाँ, होने नहीं पा होता। रहा। बहुत अहम और है ये चीज़। बल्दियाती निज़ाम अगर जब तक आप नाफिज नहीं करेंगे, एक तो लोगों के मसाइल उनके घर के करीब हल नहीं होंगे, दूसरा आपकी पार्टी भी मजबूत नहीं होगी। ये MP MNA ने पार्टी मजबूत नहीं करनी है। ग्राउंड जो अगर आपने उठानी है जो ना और बनानी नीचे है। काउंसलर है, जो डिप्टी चेयरमैन है, जो चेयरमैन है, जो लेबर काउंसलर है, जो आमिर वुमेन भाई, इनको काउंसलर ये है, क्यों नहीं समझ आता कि ये इनकी वो वर्कर बुनियाद होते है? हैं जिनको आप अब्लाइज करते जी हैं बिल्कुल। और वो आपके लिए बंदे इकट्ठे करते हैं। बिल्कुल। आप चाहे मेरे तरफ से आप 50 मीटिंगें कर लें, आप बारी बारी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और कह रहे हैं जी हमने मुल्क को गिरते हुए बचाया, वो बच गया या नहीं बच गया वो शहबाज शरीफ जाने और उसकी टीम जाने, वो अच्छा काम कर रही होगी। आपको तो अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करनी थी। आप उन्हीं MPs को जो घूम कर 4, 5, 7 MPs हैं उनको लेकर बैठ जाते हैं और बाबा जी एक लेक्चर दे देते हैं, बेटी साथ में नोट्स ले रही होती है। वो अजीब सा ड्रामा सा लगता है मुझे तो। आप जब तक लोकल बॉडीज पे नहीं आएंगे, आप निचली सतह पर इख्तियारात को तफवीज़ नहीं और करेंगे एक चीज समझ लें, ये आपके और लिए फायदेमंद कमिश्नर है। और डिप्टी कमिश्नर और ये जो अफसरशाही है इसके बाहर नहीं निकलेंगे। आप पॉलिटिकली स्ट्रेंथन हो ही नहीं सकते। नहीं हो सकते। बिल्कुल। वकास अहमद। आमिर भाई तो हमेशा सही कहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब तो हमसे बेहतर जानते हैं उन्होंने क्या करना है। तो अगर उनको लगता है कि हमें इस ग्रुप से मिलने में हमें फ़ायदा है तो मेरा ख्याल उन्हें मिलने देना चाहिए। और वैसे भी हमारे मुल्क में तो एक बड़ी सिंपल सी रवायत है, हम आप ये सोचें ना कि ये हमारे लिए सही है तो सामने बैठा हुआ कैमरामैन ये सोचेगा कि नहीं ये गलत है, आपके सोचने की अंदाज गलत है, आपकी सोच गलत है। तो वो देखें हमारे हुक्मरान हैं, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है, उनका भाई प्राइम मिनिस्टर है और उनकी हुकूमत है, और वो ये समझते हैं कि इस आवाम को बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियाती सेटअप देने से बेहतर है कि इनसे मुलाकातें करके कुछ और डिसाइड कर लिया जाए, तो वो बेहतर समझते हैं और होना वो है जो उन्होंने सोचना है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि वो फिर उन्हें सोचने दें, हम कोई और काम सोच लेते हैं। नहीं हम अपने ज़हन से सोचते हैं। आमिर भाई, 1 अरब से ई-लाइब्रेरी बनेगी, वजीर आला ने मंजूरी दे दी। कितनी जरूरत है ई-लाइब्रेरी अब तो की? है इसी की जरूरत। अब आपको फिजिकल लाइब्रेरीज में जाने की जरूरत ही नहीं होती। पूरी दुनिया में अब दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी जो ब्रिटिश इंडिया लाइब्रेरी है
तो आपको सारी की सारी एक कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन पर मौजूद ऐसे ही है। है। आपने जो किताब पढ़नी है PDF में पढ़ लें। जो आपके मखतूतात हैं जो कि बहुत कीमती हैं, जो किताबें हैं बहुत कीमती हैं, उनको आप महफूज करें और उनको आने वाली नस्ल के लिए महफूज करें, क्योंकि वायरस जो है वो कंप्यूटर से ख़त्म कर सकता है आपके सारी चीज़ों को, किताब को ख़त्म नहीं कर सकता है। तो बिल्कुल सही। इसीलिए मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने किताब क्यों उतारी थी इसको समझें। बिल्कुल किताब क्यों उतारी गई, बाकी आपका ये जितनी चीज़ें हैं ये PDF में आई या कंप्यूटर में आई, मोबाइल पे आए, ये वक्ती हैं। आज ख़राब, आज मोबाइल हाथ से गिरता है सारी चीज़ें चली जाती हैं, हम कहते हैं वो सारा डाटा गया। हाँ बिल्कुल। तो ये डाटा बचाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप वो किताबें जो इस वक्त मौजूद भी हैं और जो लिखी भी जा रही हैं, मज़ीद भी लिखी जाएंगी, उनको महफूज करते उनको चले महफूज भी करें, जाएँ। बिल्कुल। ये PDF में करना बड़ी वकास अहमद, अच्छी बात है जगह डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं ई लाइब्रेरी जो स्पोर्ट्स बोर्ड चला रहा है कज़ाफ़ी के पास, वहाँ पे गया तो उन्होंने बताया कि हमारी पंजाब में कोई 7-8 ई लाइब्रेरीज़ हैं जो हम इस तरह से रन कर रहे हैं। ये तो स्पोर्ट्स बोर्ड के मतहत थी, फिर एक पंजाब लाइब्रेरी भी है, कायदम लाइब्रेरी भी है। तो अगर ये इनका प्लान है कि सेंट्रलाइज़ करना है और एक ही लाइब्रेरी पंजाब की या एटलीस्ट पाकिस्तान में बनानी है तो बहुत अच्छी बात है। और फिर मेरा ख्याल है कि उसमें फिर आप वो जो हमारी एसेट्स हैं, बुक्स हमारी हैं या हमारी तारीख हैं, उसको भी आप करें डिजिटलाइज। फिर जो स्टूडेंट्स को जिन बुक्स की ज़रूरत पड़ती है जो वो बाकी लाइब्रेरी से लेते हैं गवर्नमेंट को, उसमें भी फैसिलिटेट करना चाहिए। तो अच्छी बात है। सो अब ओवरऑल देखते हैं कि सीएम साहबा उसमें के इस इकदाम को सराहा जा रहा है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। खबर यह है कि लाहौर के सिवरेज जमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। आई डोंट नो कि क्यों लोग इसमें ताउन नहीं करते। बारहा पोलियो, मुझे तो पोलियो की उन टीमों के साथ बहुत ज़्यादा जो है मैं उनका जैसे ही आते हैं अंदर बिठा के पानी शानी भी पूछते हैं। मैं जब मेरे बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के लिए आते हैं, इतनी मेहनत ये टीमें करती हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। और समटाइम क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम होता है, अगर कभी बाद में टीम मेरे आए तो मैंने क्योंकि घर ये कहा हुआ है जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स नहीं पिलाने। 3 चक्कर भी लगाने पड़े तो ये टीमें लगाती हैं। अब हो क्या रहा है कि हम इस मुहिम को मुनज़्ज़म इसलिए नहीं बना पा रहे। हमारे जितने भी बस अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, स्कूल्स भी इवन आप ये इंश्योर अगर कर दें तो बहुत हद तक कामयाबी हो सकती है। अदरवाइज तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा बनता चला जा रहा है। आमिर भाई देखिए, आपने खुद ही हल बता दिया। ये हमेशा से मैं इस पर मुहिम चलाता हूँ, कहता भी हूँ, जब तक आप लाहौर में आने वाले और जाने वाले लोगों को कतरे नहीं पिलाएंगे और ये उन पर पाबंदी, जिस तरह से सऊदी अरब जाए तो आपको तो पिलाते बड़े हैं, लोगों को भी, हमने भी बड़े को पिए। छोटे, सऊदी अरब में हाँ, जाते पीते हैं ना सब। सभी लोगों के लिए। अगर आपने लाहौर में आना है, कारोबार वो करना तो है, जाने नहीं देते। आपने छलियां बेचनी है, आपने क्या काम करना है, आप आए हैं तो आपके बच्चों को कतरे पीने हैं। देखिए, जब तक ये पाबंदी और सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होएगा कोई यहाँ कारोबार नहीं कर सकेगा। इस चीज की चाहे पाबंदी वो कर- सिंध से आए, खैबर पख्तूनख्वा से आए, पंजाब से आए, जनूबी पंजाब से आए, किसी और जगह से आए, लाहौर में आने वाले हर बंदे के पास ये सर्टिफिकेट, जिस तरह कोरोना का एक सर्टिफिकेट होता था, ये सर्टिफिकेट। अदरवाइज मुहिम बहुत अच्छी चलाते हैं। देखें, वो वर्कर्स की तो मैं उनको तो जितनी दाद दें हम कम नो है। डाउट, वो तो गर्मी सर्दी, ये तो गर्मी सर्दी हम शहर में देखते हैं ना बेटा, और ये जनूबी पंजाब में और पहाड़ी इलाकों में, कोई सुलेमान में, वो बेचारे रोद कोइयों को क्रॉस करते हुए जाते हैं और लोगों को कतरे पिलाते हैं। अब ये खत्म क्यों नहीं होता? आप इलाके डिफाइन कर लें। ये आपको आउटफॉल रोड हमेशा मिलेगा, क्यों? सही बात है। देखिए ना, एक तो आपने यहाँ पे अफगानियों को आज तक किया ही नहीं है कि जो अफगानी यहाँ पे हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस के पास इसका मुकम्मल डाटा भी होएगा, मेरा नहीं ख्याल। होना तो चाहिए था। और जो अफगानी हैं उनको अब बाहर जाना चाहिए, अब उनको निकाल देना चाहिए। जो बाकी बचते हैं, जो लाहौर में आ रहे हैं कारोबार करने के लिए या किसी काम के घर से, भाई कतरे पिए, सर्टिफिकेट दिखाएं, जाए अपना काम करते रहे। अब उसमें बेईमानी का रहेगा कि जी वो पिलाए नहीं पिलाए, जैली सर्टिफिकेट बन गया, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप जब कानून बना देंगे, आप ये समझ लें कि आपके मुल्क पे ये बहुत बदनुमा सा धब्बा है और आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बड़ा मुश्किल, हमारे लिए मुश्किल हो रहा सही है। कह जो लोग कानून की पाबंदी कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। बाहर जब जाते हैं हमें भी अच्छा नहीं लगता कि पूरी दुनिया की फ्लाइट्स जो सऊदी अरब में उतरती हैं तो लोग अपना वो लेके पाकिस्तानियों को एक साइड पे एंट्री करे लेते हैं, पाकिस्तानी को कहते हैं जाओ जी कतरे पियो। बिल्कुल ऐसे इसका मतलब ये है कि आपने जो मुहिम चलाई उसमें जो करोड़ों रुपए खर्च किए है वो भी खत्म हो गए। आप ये बस अड्डों, ट्रेनों, एयरपोर्ट्स, यहाँ पर जो लाहौर में आना चाहता है वो कतरे पिएगा।
ये कर दें तो काम खत्म हो जाए। आपके दाखिली खारजी रास्ते जितने भी और हैं, सर्टिफिकेट सबके लिए लाजम कर। सर्टिफिकेट लाजमी, बिल्कुल आपने सही कहा। इवन आप स्कूल में बच्चे का एडमिशन हो रहा है, इस चीज को लाजमी करार दे देंगे। बेफाम बन रहा है, शनाख्ती कार्ड बन रहा है, आप कहें चीज सर्टिफिकेट दिखाओ, बना देते हैं। ये भी, और साथ साथ जो आपकी वैक्सीनेशन कार्ड है वो भी लाजमी होने चाहिए, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। वकास अहमद, अच्छा वैसे तो मेरे ख्याल में मैं आमिर भाई की इस तजवीज़ से तो नहीं इत्फाक करता कि लाहौर को आप कंटेन कर दें और लाहौर में एंट्री पे आप लोगों से ये पूछें। ये कोई लाहौर का अलमिया नहीं है, ये पाकिस्तान का अलमिया है। और जो दो ममालिक जिसमें इश्यूज़ हैं, जैसे अफ़गानिस्तान में है, पाकिस्तान में है, तो इसमें हम उस सोच को काउंटर करना है, हाँ हमें अफगान गवर्नमेंट के साथ काम करना पड़े। एक तबका है जो ये समझता है कि ये नहीं है, इस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द मुस्लिम्स और अगेंस्ट द पाकिस्तानी, तो उस सोच को हमने ख़त्म करना है। बदकिस्मती से वो सोच हम टैग तो लगा देते हैं, एक जैसे अमर भाई ने कहा था, एक स्पेसिफिक हमारे ग्रोह के ख़िलाफ़ कुछ वो लोग ऐसे हैं। इवन DHA में रहने वाले लोग भी इसमें भी ये सोच पाई जाती है। अग्री, बिल्कुल 100%। तो एक तो वो लोग जो इस सोच को परवान चढ़ा रहे हैं ना अभी भी, कि ये साजिश है, ये देखें जी वहाँ से आपको वैक्सीन आती है और वहाँ फिर आपको पिलाए जाते हैं पैसे दे के, उसको पहले तो काउंटर करें। और जो हैबिचुअल है ना, जिनका काम ये प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको गवर्नमेंट पकड़े। फिर उसके बाद हमने देखा है गवर्नमेंट जब करना चाहती है किसी भी कैंपेन्स पे, इवन अपनी एक गवर्नमेंट अपनी पॉलिटिकल प्रोजेक्ट की तशहीर के लिए किस हद तक वो कितनी मैसिव कैंपेन कर सकती है। तो ये तो एक फलाही काम आप कह लें, नेकी का काम है। तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लें। गवर्नमेंट अगर गवर्नर हाउस में, CM हाउस में टिकटॉकरों को बुला के ये बता सकती है कि जी हम देखें हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ अब तो आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको कुछ भी नहीं करना। सिर्फ उन लोगों को जो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस रखते हैं उनको बुलाएं और उनको बताएं कि ये इशू है हमारा, इस सोच को आप अपने प्रोजेक्ट्स की तशहीर कराने के लिए इनको मदऊ करते हैं ना, तो आप इसके लिए भी करें। मैं PTV पे मैंने कल PTV कहीं देख रहा था, एक ऐड चल रहा था और उसमें जिन एरियाज़ की आमिर भाई निशानदेही कर रहे थे ना कि वो अफगान बेल्ट वाले के उन्होंने ज़्यादा काउंटर किया था कि वो एक ग्राउंड में एक बच्चा खड़ा होता है, वो पोलियो से अफेक्ट हुआ है, तो एक बंदा अपने बेटे को लेकर वहाँ पे आता है ग्राउंड में, तो एक उसको पीछे से कोई बंदा बताता है कि पोलियो की टीम आई है तो पिला रहे, तो बंदा कहता है जी मैंने नहीं पिलानी। तो जो अफेक्टिव होता है वो कहता है कि अगर मैंने भी, मेरे पेरेंट्स ने ये ना सोचा था तब, तो आज मैं भी क्रिकेट खेल रहा होता। तो ये एक ऐसा टचिंग मैसेज है जो शायद मेरे दिल पे, जैसे मुझे फील हुआ कि यार ये इन्फ्लुएंस रखता है। तो इस तरह की जो कैंपेन्स है अगर हमें सारी स्क्रीन पे नज़र आए, सोशल मीडिया पे नज़र आए, तो यार कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हमने बच्चों को कतरे नहीं पिलाने। सही। तो बस ये मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को लीड करना चाहिए। और इसमें हमें होता ये है कि जब ऊपर से UNO से हमें कुछ फिगर्स आते हैं तो फिर हम कहते हैं ओए मारे गए, लुटे गए। तो अगर हम खुद से मेरे ख्याल हर साल बहुत अच्छे तरीके से नहीं, मुहिम बहुत अच्छे तरीके से चलती है, लेकिन दो तीन चीजें जिन पे गौर करना है, प्लीज उसको यकीनी बना लेंगे तो मेरे ख्याल से नतीजे भी अच्छे आएंगे। लोग यहाँ से भाग जाते हैं जब पोलियो मुहिम चलती है ना, 4 दिन के लिए चले जाते हैं, पोलियो मुहिम खत्म हो जाए। सर वही ना अमर भाई क्या सोच है, क्यों नहीं हम बस अड्डों पे कर दें, ट्रेनों पे कर दें, जहाजों पे कर दें। नहीं, आपके जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं, वो एयरपोर्ट्स हैं, वो आपके बस अड्डे, यहाँ पर इस चीज को यकीनी बना ले तो इंशाल्लाह इसमें बड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी शहरी भी ताउन करें, प्लीज़ इसमें हेल्प करें, अदरवाइज़ बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है जी, आपके लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। चीफ का ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। अच्छा, ये अहकामात हमने बहुत दफ़ा देखे जारी किए गए, लेकिन अगर कुछ रिकॉर्ड काम हुआ, सारिफीन के पैसे वापस मिले, तो वो वफाकी वज़ीर दाखिला की काविश थी, उसको ज़रूर सराहना चाहिए। और थोड़ा सा जब उन्होंने वो डंडा हटाया तो फिर वही काम शुरू हो गया। वकास अहमद, मैं तो आपको तभी कहता था कि जब तक लेस्को खुद अपने आप को ठीक नहीं करेगा ना, FIA हो, पुलिस हो, रेंजर आ जाए, ये ऐसे ही करते रहेंगे। अच्छा वैसे मैंने भी इस नतीजे पे पहुँचा हूँ अमर भाई वाली के लेस्को को प्राइवेटाइज़ कर दें, कि एटलीस्ट किसी, अब गवर्नमेंट के प्रॉब्लम ये है कि एम्प्लॉई को ये है कि यार मैं एक चीफ मेरा मैक्सिमम क्या कर सकता है, मुझे नौकरी से निकाल देगा, तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल में जाके 2 साल, इवन 3 साल बाद भी रिस्टोर हो जाएगा, और उसके बाद अपनी जो सैलरीज हैं पेंडिंग वो भी ले लेगा। अभी बात तो नहीं काट रहा, लेकिन एक छोटी सी बात,
वो बाहर निकल के ना उसको नौकरी से निकालेंगे और ट्यूशन सेंटर खोल लेगा। क्या हो तो अंदसा बिजली चोरी की वैकेंसी। चलिए अब वो अब हल तो यही है मेरा ख्याल में, ये जो डिसमिस है या सस्पेंशन है ना, इससे बढ़कर अगर कुछ हो ना, होना यह चाहिए कि रिकवरी करवाएं उसके घर से, उसके एसेट बेच के, फिर उसको पता चले ना सख्त कार्रवाई है। अगर आप महीने में 40-50 लाख की बिजली चोरी करवा के पैसे इकट्ठे करते हैं, तो अगर आपको 2 महीने के लिए क्लोज टू हेडक्वार्टर कर भी दिया जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा। यहाँ तो उससे रिकवरी करवाएं ना, लेकिन मसला ये है ना, जो रिकवरी करवाने के लिए लोग बनेंगे वो फिर यहाँ तो इन्हीं से अगर होंगे तो वो फिर उनसे डील कर लेंगे। सही। तो ये तो एक ऐसी धीमक है जो कि वो खुद ही अपने घर से वो साफ़ कर सकते हैं। और ये जो बातें बाहर आती हैं ये 1-2% है उस डिपार्टमेंट की। इससे बड़े बड़े और क्या किस तरह के लूटा जा रहा है सार्फिन को, वो ये बेहतर जानते हैं। अच्छा, अब लूट कौन रहे हैं ना, नाम सुन लें। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्सियंस और एसडीओस के खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई है। अच्छा, अब ओवर बिलिंग कहाँ पर की गई है? कसूर सर्कल में, जहाँ लोगों को अंदाजा भी नहीं कि उनको कितने कितने ओवर बिल। यहाँ पे जब हमें हुई थी, हमें आइडिया था नहीं था, हमें तो बताया क्या, तो पता चला कितनी सिपरा साहब ने बताई, फिर जाके समझ आई। अदरवाइज ना तो बिल जैसे डॉक्टर है ना, जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर में कह देना आप में खून की नहीं, आपके विटामिन डी, आप जिंदा पता नहीं कैसे हैं, तो हमने डाउट में चले जाना है कि यार वाकई मैं तो पता नहीं क्या मसाइल है। तो ये बेसिकली उसका फ़र्ज़ भी है, इखलाकी भी, और उसकी प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी है कि वो ईमानदारी के साथ करे। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और रोज़मर्रा ख़रीदारी करने वाले परेशान भी हैं, मतलब परेशान नहीं है सिर्फ, बल्कि अपनी जेबें खाली होने पर भी परेशान हैं। घी, ऑयल, चीनी की कीमतें बढ़ गई हैं। सब्ज़ी, फल तो आप निकाल ही देना, सब्ज़ी, दूध भी कुछ हद तक लोग हर रोज़ इस्तेमाल करते हैं, बच्चों वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, घी, ऑयल, चीनी हर रोज़ इस्तेमाल होनी है, और हर रोज़ ये चीज़ें कीमतें बढ़ती चली जाएंगी, तो फिर आपकी जेब खाली ही होती चली जाएगी। वकास अहमद। अच्छा, ये 3 चीज़ें तो वैसे भी कम खानी चाहिए, डॉक्टर भी कहते हैं, घी, चीनी और ऑयल। ये आप कम इस्तेमाल करें, मशवरा ये दे दें, चाय पीना छोड़ दें, तो अच्छी बात है। डॉक्टर कहता है उससे बेहतर है सर, अब वो पहले वाले अलल्ले तलल्ले किसी की जिंदगी में नहीं है, पहले बहुत कम लोग कर रहे हैं। बॉइल्ड वेजिटेबल खाएं। जो आपने ये महंगे घी, ऑयल, कुकिंग ऑयल लेने हैं, उसके आप फ्रूट ले लें, वो जो 300-400 रुपये किलो आ जाता है। तो लाइफस्टाइल बदलें, ये छोड़ दें, वो भी रमजान में महंगा हो जाएगा। तो रमजान में तो और भी अच्छी बात है ना, आप सादा ग़िज़ा खाएं, सहरी अफ्तारी में ना खा पे खाएं, फिर आप कहते हैं कि रमजान में भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो जो आप पैसे दे के कंसल्टेंसी दे रहे हैं वो गवर्नमेंट आपको फ्री में दे रही है कि आप कम घी इस्तेमाल करेंगे, आप सेहतमंद रहेंगे, आप फ्रूट थोड़ा सा। गवर्नमेंट के तर्जुमान बन गए हैं जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि रमज़ान आ रहा है और सबसे सस्ती चीज़ जो इस वक्त है वो ईमान है, जो हम बेच रहे हैं अपना। और मैंने परसों जनूबी पंजाब में सारा ये सर्वे करवाया था। इस वक्त जनूबी पंजाब में अनार, सेब, चीनी और दालें जो हैं इनको स्टोर किया जा रहा है, बड़ी ज़हीरानदुज़ी की जा रही है। रमज़ान की तैयारी रमज़ान की तैयारी। अच्छा। और ये रमज़ान की तैयारी मुसलमान है ये तो फिर, यानी अनार जो है वो स्टोर में निकाल जाता है, सेब निकाल जाता है, वो जो फल हैं जो जिनकी स्टोरेज हो सकती है उनको स्टोर किया जा रहा है, और जो ईमान है उसको बेचा जा रहा है। मैं ये समझता हूँ। सही कह रहे हैं आप। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है उन ज़ीरा अंदोज़ों को पकड़े। अगर आपने चीनी बाहर भेजने का आप ही ने दिया परमिट, मैंने तो नहीं दिया था, और अब अगर इसको शुगर मिल ऑनर्स जो हैं बहाना बनाएं कि जी चीनी तो बाहर चली गई, चीनी यहाँ नहीं है, तो ये गलत होएगा। आपके पास वाफर चीनी पहले थी, आपने पूरा उसका एस्टीमेट लगवाया, आपने दायरा शुमारियात को ऑन बोर्ड लिया और उसने बनाकर दिया कि आपको इतनी चीनी दरकार है, उससे भी 1.25 गुना चीनी आपने, यानी अगर आप 100 चाहिए तो अपने 125 मन में, एक ऐसे मिसाल दे रहा हूँ, रख ली। अब वो चीनी कहाँ है? वो चीनी क्यों 160 रुपये में मिल रही है लोगों को, और क्यों थोक में 150 रुपये में मिल रही है? क्या कोई आपका कोई महकमा ऐसा है, महकमा फूड कहाँ सोया पड़ा है, महकमा जो इस तरह की ज़हीरा अंदोज़ों को पकड़ने वाले DC ACs हैं वो कहाँ पे हैं? बिल्कुल, हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक होगी, हेडलाइंस होंगी, फिर हम आएंगे शो में वापस, आप हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताने वाले हैं कि सेल्फ डिफेंस है क्या, इसकी ट्रेनिंग किन किन लोगों के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, ख़वातीन के लिए, आई थिंक हर किसी के लिए। अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ तो अल्लाह ताला ने आपको सिखाया कि आपने अपनी जान को किस तरह से महफूज रखना है। सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग जो है मेरे ख्याल से ख़ास तौर पर सभी को जो है वो होनी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को, ख़वातीन के लिए इसकी क्या अहमियत है उससे तो बिल्कुल इनकार नहीं। आजकल जो हमारे इर्द गिर्द माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, ना सिर्फ अगर आपको कोई पब्लिक प्लेस से हरासा कर रहा है, आपने अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, तो अगर आपको सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग पता होगी तो आप मेरे ख्याल से अपने कम से कम अपने लिए कुछ कर सकेंगे। खुदा न खास्ता आजकल जो हालात है, कहीं पर चोर डाकू किसी का सामना हो, जो बुनियादी चीज़ें अपने आप को महफूज रखने की, कोई आप पे हमलावर हो तो आप किस तरह से अपने आप को महफूज रख सकेंगे। तो आज ये कुछ बेसिक चीज़ें ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए क्या क्या होनी चाहिए आपको हम शो में ज़रूर बताएंगे। मैं मेहमानों के तारुफ की तरफ चलूंगी जी। हमारे साथ अहमद अमीन बोदला सीट हैं और चांदनी सलीम मार्शल आर्टिस्ट हैं जी। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत बहुत शुक्रिया। सेल्फ डिफेंस है क्या, अहमद सबसे पहले आपसे स्टार्ट करिए। देखिए, सेल्फ डिफेंस बेसिकली एक ब्रॉडर टर्म का नाम है। हम जब सेल्फ डिफेंस की जनरल एक बात करते हैं तो ये समझा जाता है कि जब भी आप फिजिकली अपने आप को डिफेंड करेंगे तो ये सेल्फ डिफेंस है। सेल्फ डिफेंस की जो डोमेन है, ये इसके मेंटल पैरामीटर्स भी हैं, इसके ये भी अंडरस्टैंड करना है इसमें ज़रूरी है कि जो लोग आप पे अटैक करते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है, उनकी साइकी को भी समझना ज़रूरी है। तो आपका जो दिफा है, बेसिकली सेल्फ डिफेंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अपने आप को इमोशनल और फिजिकल हार्म से बचाना, और बचाने में सबसे पहली चीज़ प्रिवेंशन है। एक चीज़ जिसको मैं प्रिवेंट कर सकता हूँ तो वो तो सबसे बेस्ट है। तो फिजिकल जो एस्पेक्ट है सेल्फ डिफेंस का, वो लास्ट ऑप्शन के तौर पे यूज होता है। उससे पहले आपको ये पता हो कि जिस सिचुएशन को आप अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको अवॉइड करें। प्रिवेंशन इज द बेस्ट सेल्फ डिफेंस। तो ख़वातीन के लिए सेल्फ डिफेंस की अहमियत क्या है, चांदनी? ख़वातीन के लिए तो बहुत ज़रूरी है। आजकल आपको पता है कि फ़ीमेल्स मोस्टली जो है यूनिवर्सिटी, कॉलेज वगैरह के लिए अकेले ट्रैवल करती हैं, ठीक है। अगर उनका कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं है तो उनके लिए तो बेसिक ये बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस। और बच्चों के लिए भी आजकल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे स्कूल में बुली भी होते हैं, आपको पता है, तो वो खुद को किस तरह से डिफेंड कर सकते हैं। स्कूल में बच्चों के दूसरे ग्रुप्स होते हैं, आपको पता है आजकल बने हुए होते हैं, तो बच्चे ईजीली फिजिकल हो जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है, फीमेल्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। सही। ऑल्दो इस चीज़ को आपको ना हौसला शिकनी करनी चाहिए, बच्चों को इस लेवल पर लेके नहीं आना चाहिए, बच्चों की ग्रूमिंग में इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किसी को मारना, किसी को आपने नुकसान पहुंचाना, ये चीज़ें गलत होती हैं। बट इसकी ट्रेनिंग ज़रूरी इसलिए है कि आपके इर्द गिर्द जो अब इन्वायरमेंट बनता चला जा रहा है ना, वो बहुत ख़तरनाक होता जा रहा है। तो इसको आपको सभी को सिखाना है। स्कूल्स में बेसिकली मेरे ख्याल से अगर ये ट्रेनिंग दी जाए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल्स में ये ट्रेनिंग आप जितनी अच्छे तरीके से दिलवाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। जी, अहमद को मैं दावत देना चाहूँगी कि हमें वो कुछ बुनियादी चीज़ें सेल्फ डिफेंस की सिखा दें जो बच्चों को, बड़ों को, सभी लोगों को। सो अहमद आ जाएं आप, और हमारे नाजरीन के साथ आपने शेयर करनी है। चांदनी आप भी आ जाएं। सेल्फ डिफेंस की वो चीज़ें जो हमें सबको पता होनी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को। खुदा ना खास्ता रोड पे, पब्लिक प्लेस पर, कहीं घर जाते हुए अगर आपके ऊपर कोई हमलावर होता है तो आपको क्या करना? ठीक है, हम बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स पे बात करेंगे। कोई बंदा आपका गला पकड़ता है दो हाथों से, ये आपका गला पकड़ता है, ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि ये हाथ आप ऊपर से एल्बो के जॉइंट पे मारेंगे ऐसे, ये हाथ यहाँ से, और फिर ये पेट में नहीं मारेंगे। 3 स्टेप्स हैं इसके, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 2 3, ठीक है। और आपकी जब ट्रेनिंग होगी तो ये इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, आप बड़ी स्पीड से कर लेंगे। इसी तरह कोई बंदा आपका बाजू पकड़ लेता है, फीमेल्स के केस में अगर डबल ग्रिप है तो ये डबल थोड़ी मुश्किल होती है। यहाँ से आपने हाथ अंदर से अपना हाथ ग्रैब करना है और इस एल्बो को पीछे की तरफ करना है स्ट्राइक। तो ये तो आप अपने हाथ को ही छुड़वा रहे हैं ना? हाँ, यानी कि आपको कोई पकड़ लेता है तो हमें इसको नहीं धक्का देना जो हमारे सामने है। नहीं, वो बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ जो टेक्निक्स का डिफेंस बता रहा हूँ कि आपको गला पकड़ता है तो आपने क्या करना है, वो मैं लोगों को जो ना वो बेसिकली गाइड कर रहा हूँ उस हवाले से। तो इसी तरह कोई बंदा एक हाथ से आपका बाजू पकड़ता है, अब ये है कि आपने हमेशा थंब देखना है, जिस तरफ उस बंदे का थंब है उस थंब की तरफ आपने अपने बाजू को स्विंग करना है स्पीड के साथ, क्योंकि ये ओपनिंग होती है, ये इस तरह करके हमेशा आपका छूट जाएगा, ठीक है। इसी तरह कोई बंदा आपके अगर बाल पकड़ता है, फीमेल्स के केस में इस तरह एक हाथ से बाल पकड़ता है, तो अब ये रिस्ट जॉइंट है, अपने दोनों ये वाली फिंगर्स उठा के यहाँ से रिस्ट के अंदर रखनी है, थंब से
यूं प्रेस करना है और यहाँ से ये पेट के अंदर आप किक मार सकते हैं। ये इसका तरीका है। तो इसी तरह एक और चीज़ जो हम सेल्फ डिफेंस के अंदर अक्सर लोग करते हैं, वो ये जो सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक आपकी एल्बो और एक आपका नी स्ट्राइक। अगर ये आपका अच्छा है तो आप मोस्ट ऑफ द जो कॉमन लोग होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग तो होती नहीं, आप उनको इजीली जो ना वो उनसे जीत सकते हैं। सिर्फ आपको पता हो कि बॉडी के कौन से एरियाज है जिनके ऊपर आप स्ट्राइक करें तो ज़्यादा लगती है। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि अगर आप किसी की बॉडी को, जैसे ये है सामने, मैं कैमरे में दिखा देता हूँ, आप ऊपर से लेके नीचे तक एक सेंटर से लाइन ड्रॉ करें तो इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे वीक एरियाज हैं। इनको आप टारगेट कर सकते हैं, इन पे आप पंच मारेंगे तो ज्यादा इफेक्ट होगा। ये भी आपने मुझे दोबारा बताना है, थोड़ा सा आप इधर आ जाइए, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। और वो लड़कियां, वो खवातीन जो कि पब्लिक प्लेस पर, घर में खुदा न खास्ता अगर कोई चोर डाकू आज अपना तहफ़्फ़ुज़ करना चाहती हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है। अच्छा जी, हमारे साथ चांदनी मौजूद है, कुछ ट्रेनिंग है मैं भी इनसे लूँगी और आप भी ज़रूर सीखने की कोशिश कीजिए। मैं ज़रा शूज़ उतार लूँ क्योंकि हील्स हैं तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। सो चांदनी, क्या करना है हमने? अच्छा, लेट सपोज अगर कोई आपका आर्म ग्रैब कर रहा है या आपका बैग है, अगर कोई आपका बैग स्नैच कर रहा है, आप मेरा आर्म पकड़ेंगी या मैं आपका पकड़ूं? ओके। अब आपने, अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ लिया है लाइक इस तरह से, आपने उसको फौरन से छुड़वा के साथ ही किक कर देनी है। ओके। आप जब रिब्स में उसको किक करेंगी मिडल में तो 1 मिनट के लिए उसको अनबैलेंस हो जाएगा। या मैं दोबारा करके दिखा दें, हालांकि मुझे किक जोर से लगी है। ओह, आई एम सो सॉरी। ओके ओके। ये अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा है, अगर आप डिस्टेंस पे भी हैं तो आप इजीली अपनी किक यहाँ से उठा के इसको टच कर सकते हैं। ओके। या आप ये फ्रंट से इस तरह से उसको पुश कर सकते हैं किक करके। थोड़ा सा आपको ना अपने आप को थोड़ा एक्टिव करना है, एक्टिव करना है, जरूरी है। यस, बहुत जरूरी है। अभी आप जो कुछ एक्सरसाइज कर रही थी ना, वो जरा मुझे करके दिखा दे, वो बहुत जरूरी है, सब लड़कियों को। वो एक्चुअली वार्म अप का हिस्सा होता है हम लोगों का, तो वो हम लोगों की ट्रेनिंग से पहले हम लोग करते हैं ताकि हमारी बॉडी वार्म अप हो जाए। और सब लड़कियों को ये हर रोज करना चाहिए। अगर आप थोड़ी बहुत अपने आप को ट्रेनिंग करेंगी, एक्सरसाइज करेंगी, तभी आप ये जो अभी हमें चांदनी ने करके दिखाया कि आपने किसी को किक करना है, वो आप तभी कर सकती है। अदरवाइज तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, हवास बागता बंदा हो जाता है एक सेकंड टेंशन में आ जाता है। बट हम लोगों का ये होता है कि हम लोगों को ट्रेन हम लोग हुए होते हैं तो हम इजीली उसको क्विकली जज कर लेते हैं कि नेक्स्ट बंदे की मूवमेंट क्या होगी, तो हम इजीली उसको उसी टाइम पे किक कर लेते हैं। लाइक जिस तरह से आपने मेरा आर्म ग्रैब किया, आपको पता नहीं था कि मैं क्या कर दूंगी, राइट? तो हम लोग उसमें क्या कर सकते हैं, हम फ्रंट किक कर सकते हैं, हम मिडल कर सकते हैं, हम फेस को टच कर सकते हैं, क्लोज रह के भी कर सकते हैं, यस, फेस तक आ सकते हैं, इवन वी कैन किक ऑन योर हेड एज वेल। तो ये बहुत इजीली है। बोथ लेग्स। नॉर्मली पता क्या होता है, ऐसे कोई बच्चा जा रहा है, हाथ रख के सांस बंद कर दिया, आप बैक से किक कर दें, ठीक है, फौरन से बैक से किक, आप उसको मिडल में किक करेंगे, टमी पे या रिब्स वगैरह पे, बाजू से भी हम मार सकते हैं, बाजू से भी मार सकते हैं, आप पंच भी फेस पे कर सकते हैं इजीली। लाइक अगर इस तरह से मैं खड़ी हुई हूं, मैं उसको पंच करके साथ ही में उसको किक कर दूंगी, आई कैन ब्लॉक। यानी ये लेग का इस्तेमाल तो आपने लाजमी करना है, लेग्स का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, बिकॉज लेग्स आपकी इस तरह से हैं कि ये आपका समझे कि पिस्टल ही है एक टाइप का। बाल पकड़ लेना सम टाइम कोई, तो फिर क्या करना है आपने? अगर आपके बाल जैसे किसी ने पकड़ लिए है ना, अगर बैक पे से पकड़े हैं तो आप उसको बैक से किक उठा के मार सकते हैं, राइट? आप उसको एल्बो यूज कर सकते हैं, आप उसको फेस पे पंच कर सकते हैं, और इवन यू कैन यूज डायरेक्ट गला दबा लिया तो क्या करना? ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन एज वेल। और अगर किसी ने गला दबा लिया तो आप उसको पुश करके सेंटर में से नी अप करके उसको टमी के ऊपर किक कर सकते हैं, ठीक हो गया इजीली। यानी ये वाली चीजें जो है ना, ये तो आप प्रॉपर सीख ही ले कि अगर कोई करीब से गुजर भी रहा है ना, सम टाइम गन रख देता है कोई। ये वाला वाकया तो भी मेरे साथ भी हो चुका है, तो उस पे बड़ा आप वो हो जाते हैं कि आपने करना क्या है। खैर इस सूरत में तो मारने से ऐसे गुरेज करें, ये तो बहुत। लेकिन अगर कहीं पब्लिक प्लेस पे आपको कोई लग रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको फॉलो कर रहा है, तो उसके लिए आप ये टेक्निक्स आपके लिए सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हाथ की ग्रिप बड़ी मैटर करती है। आपको किसी पे हाथ की ग्रिप ही नहीं होगी तो आप किस तरह से पकड़ेंगे? देखिए, हाथ की ग्रिप, अब जिस तरह से आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, राइट? आपने हाथ पकड़ा हुआ है, राइट? मैं आपका हाथ पकड़ूंगी और मैं आपको किक कर दूंगी तो आप अनबैलेंस हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए आप अनकॉन्शियस हो जाएंगी, ठीक है? मैं 2-3 मिनट में ही आपको इतनी किक्स कर दूंगी कि आपको अपना कॉन्शियस ही नहीं रहेगा। इस तरह से अब मुझे ना हाथ पकड़ने का तरीका बता दे, किस तरह से पकड़ना है, कौन सी, मैंने अगर आपसे हाथ छुड़वाना है तो मैंने किस तरह से छुड़वाना है, ये तरीके। यहाँ से आपका हाथ इनके थंब के डायरेक्शन की तरफ आपने स्विंग करना है अपना हाथ, मुझे इधर से छुड़वाना है हाथ, जिस जगह पे थंब होगा, क्योंकि ओपनिंग है, ओपनिंग को ब्रेक करने के लिए स्विंग करना है हाथ को उस डायरेक्शन में जिसमें इनका, यानी मैं अगर ऐसे करूंगी, ये करूंगी, नहीं हो जाएगा। ये जो थंब वाला हिस्सा है, यहाँ से मुझे अपना हाथ ऐसे छुड़वाना है, पूरा स्विंग करना है, ठीक है, यूं घुमा लेना है पूरा हाथ, ठीक हो गया। अब ये दोबारा देखिए, अगर किसी ने आपका हाथ पकड़ा है तो ये आपको हाथ घुमाना है और उसके बाद मारना भी है, ये भी नहीं कि आप अगला बंदा थंब कर आपको। अगर हाथ
2-3 combos। नॉर्मली पता क्या होता है, खुदा ना खास्ता अगर कोई हमलावर होता है ना तो हमारा पहला रिएक्शन होता है हम धक्का देते हैं, अपने आप को छुड़वाते हैं। तो हमने ये नहीं करना, आपने अपना हाथ जिस तरह छुड़वाना है उसके बाद किक वाला 2-3 combos आप साथ ही उसके कर दें। हाँ, ठीक हो फौरन से सही हो गया। अच्छा जी, मुझे ये बता दें, खुदा ना खास्ता अगर आप गिर गए हैं, किसी ने आपको मतलब जोर से धक्का दे दिया है, तो अब आप तो नीचे हैं, अब आप क्या करेंगे? तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसमें थोड़ी सी आपकी देखिए उसके अंदर बड़ी सिंपल चीज़ है कि जब आप गिरते हैं ना, सबसे पहली कोशिश ये करनी है कि आप उठें। ज़मीन पे गिरे बंदे को ज़्यादा मार पड़ती है और बहुत वल्नरेबल हो जाता है ज़मीन पे जाके। आप कोशिश करें कि आप फौरन खड़े हों। अगर आप किसी वजह से नहीं होते खड़े, तो जो ये किक बता रही हैं, जब आपके ऊपर अटैक करना कोई बंदा आ रहा है, आपको ऊपर से मारने आ रहा है, तो आप अपनी किक से उसको पुश कर सकते हैं इजीली और बड़े अच्छा डिफेंस अपना कर सकते हैं। लेकिन हमने हमेशा जिसमें गिरते हैं इस पोजीशन को हमने अवॉइड करना है और दोबारा खड़ा होना है। सेकेंडली, हमेशा स्ट्रीट के अंदर जो आपका फेस है ना, एक सबकॉन्शियसली हम हमेशा फेस पे अटैक करते हैं कि फेस पे मारो, थप्पड़ मारो, पंच मारो। तो अपने ये जो हाथ है ना, इनको आप हमेशा ऊपर रखें। 90% आपके अटैक इन पे ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका डिफेंस हमेशा मारने भी लगा आपने, हाँ, अपने हाथ ऊपर आगे कर लेना। ठीक है, लेकिन अपनी आंखों के आगे नहीं करने, आपका विजन ब्लॉक ना हो। सिर्फ आपने अपना फेस डिफेंड करना है, ये चीज। और यहाँ पे बेसिक सारे उनके पंचेस और स्लैब्स यहाँ लैंड करेंगे एंड देन आपके पास ओपनिंग होगी, आप ट्रेंड आप इजीली उस ओपनिंग के अंदर से नॉकआउट कर देंगे। चांदनी, मुझे आपसे अब ये पूछना है, कुछ बेसिक्स बता दें लड़कियों को कि हमने ना अपने आप को रेडी कैसे करना है। हम नहीं समझते क्योंकि हमने कभी ये ट्रेनिंग ली नहीं। हम कराटे वगैरह और हाथ किस तरह से हमने चलाना है, ये चीजें हमें पता ही नहीं। देखिए, ये बेसिक ट्रेनिंग के बगैर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए तो आप कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग मार्शल आर्ट हो ना, तो मैं चाहूंगी वो बेसिक्स कुछ मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कि आप हमने हाथ कैसे उठाना है, चलाना है, लेग कैसे अप करनी है, ये चीजें। अच्छा, वो ये होता है कि अगर अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है, राइट, एक तो आपने उसे डिस्टेंस रखना है। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस है तो इजीली आपकी किक यहाँ से उसको रीच हो जाएगी। ठीक है, उसके फेस पे भी रीच हो जाएगी, उसकी रिब्स पे भी रीच हो जाएगी। एंड लेट्स सपोज कि अगर आप उसके क्लोज खड़े हुए हैं, ठीक है, अगर आप इतना क्लोज है, हाँ, आप इजीली यहाँ से उसको किक भी उठा सकते हैं। ठीक है, वो आगे आप लैंड कर देंगे और साथ ही आप दूसरी किक भी उसको फेस के ऊपर कर सकते हैं। इजीली आपसे हो जाएगा, बट विदाउट प्रैक्टिस इट्स नॉट पॉसिबल। यानी आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच, आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये वो बेसिक ट्रेनिंग है जो कि मेरे ख्याल से आपको इस काबिल बना देगी, कम से कम कभी भी कोई नाखुशगवार वाकया हो तो आप अपना तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको यकीनी बना सके। तो आज कुछ हमने आपके साथ टिप्स शेयर कर दी हैं, इसके लिए आपको सीखना है, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के हिस्से में जी हम गुफ्तगू करने वाले हैं माँ के दूध की अहमियत छोटे बच्चों के लिए क्या है, और ये मेरे ख्याल से माहिर ग़िज़ायात से बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर बच्चे की न्यूट्रिशन पूरी होगी स्टार्ट ही से तो आपका बच्चा हेल्दी भी रहेगा। और इसके साथ साथ अगर आप बच्चे को फार्मूला मिल्क पे लेके जा रहे हैं तो फार्मूला मिल्क की टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितनी दफ़ा आपको दिन में देना चाहिए, 1-1.5 साल में अगर आप इसका इस्तेमाल करा रहे हैं तो इसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, अल्टरनेट ग़िज़ा में आप बच्चे को क्या क्या कुछ दे सकते हैं। मुखीत खान माहिर ग़िज़ायात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मदर फीड, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? अच्छा, अगर देखें अगर हम मदर फीड या ब्रेस्ट मिल्क की न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो वो तो हम इसकी इंपॉर्टेंस को झुटला नहीं सकते। लेकिन अगर मैं आपको जिसके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं वाइटामिन्स की, तो जो इसके अंदर वाइटामिन्स मौजूद हैं वो बच्चे की गट के लिए जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो बच्चे की गट को जो है वो नरिश कर रहे हैं। इसके अंदर जो हमारे पास जो सही जो राइट बैलेंस हमारे पास कोलन के अंदर जो माइक्रोबायोम का होता है उसके राइट बैलेंस को बरकरार रखते हैं, हमारे गट की पीएच को जो है वो मेंटेन रखते हैं और आगे चल के बहुत से जितने भी इन्फेक्शंस जो हैं लेटर ऑन लाइफ में जो आप कैच कर सकते हैं उससे आपको बचाते हैं। दूसरी एक बात मैं यहाँ पर ऐड करूँगी कि देखें 9 मंथ्स के उस अरसे में माँ जितने भी इन्फेक्शन से, जितने भी वायरसेस से, जितने भी और हमारे पास एनवायरमेंटल वायरसेस हैं उनसे प्रोन हो रही है या उनसे उनके ख़िलाफ़ उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। तो वो क्या करता है, ब्रेस्ट मिल्क जब जैसे ही वो बच्चा ले रहा है या वो जो मदर की फीड है उसके अंदर अल्लाह ताला ने ये कैपेबिलिटी रखी है, ये एबिलिटी है उसके अंदर कि वो जो एंटीबॉडीज़ हैं जो माँ ने इन्फेक्शन से बच के वो जो उनकी बॉडी ने वो एंटीबॉडीज़ बनाई हैं वो बच्चे के साथ बच्चे के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो रही हैं। और फिर जैसे ही जिन इन्फेक्शन से माँ की बॉडी ने फाइट किया है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, क्योंकि देखें जब बच्चा पैदा हो रहा है उसकी इम्यूनिटी जो है वो इतनी बिल्डअप नहीं हुई भी, तो जैसे ही वो एंटीबॉडीज़ बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है तो ये
बच्चा भी इन्फेक्शन से, उन वायरसेस को कोप करने के लिए उतना ही तैयार है जितनी माँ की बॉडी तैयार है। दूसरा, हमारे पास एंजाइम्स की, हार्मोन्स की बात की जाए तो जो हमारे पास इन्फेंट फार्मूला मिल्क के अंदर है, वो जो एंजाइम्स मौजूद हैं, हार्मोन्स मौजूद हैं, वो सब जो हैं वो आर्टिफिशियली उसके अंदर जो है वो शामिल किए गए हैं। लेकिन जो माँ के दूध के अंदर जो है वो हर चीज़ नेचुरली है, वो प्रेजेंट है। उसके अलावा आपने बात की है टाइमिंग की, या कितना अरसा जो है वो देना चाहिए। WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक जो ब्रेस्ट मिल्क है वो, या ब्रेस्ट फीडिंग है, आपको 6 मंथ्स जो है आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कराना है। अब एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि 6 मंथ्स जो है वो जो माँ का दूध है वो कुदरती तौर पे वो बच्चे की ग़िज़ाइयत के लिए काफ़ी है। आपको उसके साथ ना तो कोई पानी देना है। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड का मतलब ही ये है कि आपने बच्चे को पानी का एक सिप भी नहीं देना। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड के बाद जो है फिर एक वीनिंग का प्रोसेस हमारे पास शुरू होता है। वीनिंग का प्रोसेस जो है उसके अंदर सबसे पहले आप बच्चे को सेमी सॉलिड से इंट्रोड्यूस करवाते हो। फिर वो नेक्स्ट स्टोरी है कि सबसे पहले आपने राइस बेस्ड सीरियल से उसको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसका गट उसे टॉलरेट कर लेगा, तो फिर आपने जो है हमारे पास वीट बेस्ड सीरियल्स की तरफ शिफ्ट करना है और बच्चे का गट उसे टॉलरेट कर लेगा, तो फिर आपने सॉलिड्स की तरफ शिफ्ट करना है। अब अगर मैं बात करूँ कि आपने दिन में कितनी दफ़ा देना है या इसकी कितनी दफ़ा क्वान्टिटी होनी चाहिए, देखें आप जितने पेडियाट्रिशियन को विजिट करें या आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको हमेशा जो है यही सुनने को एक बात मिलेगी कि जब बच्चा रोएगा आपने उसे तब ही जो है वो दूध देना है। या बिल्कुल यहाँ पर हमारे मोस्टली कॉमन प्रैक्टिस क्या होती है, देखिए मदर्स का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है या मदर्स जो है वो ज़्यादा वहमी हो रही होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि 2 से 3 घंटे, क्योंकि देखिए जब बच्चा दुनिया में आया है उसका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट नहीं हुआ होता और बच्चा जो है वो मोस्टली सो रहा होता है, क्योंकि और ये हम हैं जो उसे डिफ्रेंशिएट कराते हैं कि ये दिन का टाइम है और ये रात का टाइम है, किस टाइम सोना है, किस टाइम जागना है। तो मोस्टली जो बच्चे हैं वो सो रहे होते हैं दिन के टाइम भी और रात के टाइम भी। तो मदर्स फिक्रमंद होती हैं कि अब ये भूखा है, अब इसे भूख लग रही होगी, तो वो उसको बगैर मांगने से, बगैर रोने से उसको बार बार जो है फीड करवा देती हैं या उसको बॉटल के थ्रू जो है वो उसको मिल्क देती हैं। तो करना आपने क्या है, जो मोस्टली पेडियाट्रिशियंस भी सजेस्ट करते हैं वो यही है कि जब बच्चा रोए तभी आपने उसको जो है वो दूध देना है, और जितनी दफ़ा वो रोए, जितनी दफ़ा वो आपसे मांगे तभी आपने देना है। क्योंकि देखिए मदर और बच्चे का भी एक बॉन्ड है, अल्लाह ताला ने एक बॉन्ड जो है उनके दरमियान एक रखा है, तो जो मदर है वो पहचान जाती है, उसे पता चल बिल्कुल। तो जब बच्चा रोए आपने तभी बच्चे को जो है वो दूध देना है, उसके अलावा आप कोशिश करें कि आप बच्चे को दूध ना दें। ठीक हो गया। अगर फार्मूला मिल्क पे अगर आपका बच्चा है, वो तो अल्टरनेट तो ब्रेस्ट फीड का बिल्कुल नहीं है, ये तो वाज़ेह तौर पर हमने कह दिया। बट अगर किसी वजूहात की बिना पर फार्मूला मिल्क पे बच्चा है तो उसकी टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? बिल्कुल देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आप कोई भी डब्बे का दूध देखें या हमारे पास डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स कमर्शियल्स भी चल रहे होते हैं, तो नीचे बिल्कुल एक छोटी सी लाइन लिखी आ रही होती है कि ये माँ के दूध का नेमल बदल नहीं है या ये कुदरती दूध नहीं है। फॉर इंस्टेंस आपको किसी मजबूरी की वजह से माँ अगर वर्किंग वेमेन है या उसकी कोई थेरेपी चल रही है या उसके अलावा कोई और मसला चल रहा है, आपको देना पड़ रहा है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप ऑल्टरनेटिव टाइम्स पे जो है वो फार्मूला मिल्क उसकी डाइट के अंदर शामिल करें। थोड़ी देर के लिए आप जो है अगर आप अवेलेबल हैं तो आप कोशिश करें कि आप उसे अपना जो कुदरती दूध है आप वही दें। लेकिन अगर आप अवेलेबल नहीं है, कोई और मसला है, तो आप जो है आप उसको ऑल्टरनेट टाइम्स पे फार्मूला फीडिंग भी दे सकती हैं। अच्छा, लोगों को लगता है जो मदर्स ब्रेस्ट फीड भी कराती हैं वो 2-3 दफ़ा या दिन में 2 दफ़ा सुबह शाम फार्मूला मिल्क इसलिए दे देती है बच्चा उससे बहुत हेल्दी हो जाता है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ तो जो फार्मूला मिल्क है इसके अंदर जितने भी विटामिन या मिनरल्स जो ऐड किए जाते हैं वो हमारे पास एक टेक्निक होती है या एक प्रोसेस है जिसका नाम है हमारे पास फोर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू आर्टिफिशियली विटामिन और मिनरल्स जो है वो उसके अंदर शामिल किए जाते हैं। अब आप मुझे खुद बताएं, एक चीज़ जो है वो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने माँ के जिस्म से जो है वो बनाई है और वो बच्चे की जिस्म के लिए उतनी ही बेनिफिशियल और उतनी ही हेल्दी है, लेकिन अगर आप उस चीज़ को आर्टिफिशियली बॉडी के अंदर एंटर करेंगे, सबसे आपने ये बात नोटिस की भी होगी या अपने इर्द गिर्द भी हमने अक्सर देखते हैं कि मोस्टली बच्चे जो हमारे पास इन्फेंट फार्मूला मिल्क के ऊपर पल रहे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो इन्फेक्शंस को जो है वो कैच करें। कॉन्स्टिपेशन का इशू, उसके अलावा डायरिया, पेट में दर्द, मैदे में दर्द, बच्चे को ज़्यादा जो जितने भी इस तरह के मसाइल होते हैं वो सब जो है आपको हमेशा इन्फेंट फार्मूला मिल्क से होते हैं। बहुत कम इस तरह के जो केसेस है वो रिपोर्ट होते हैं कि माँ के दूध से जो है बच्चे को या उसको कोई कॉन्स्टिपेशन है या डायरिया वगैरह हो रहा है। तो ये सिर्फ एक हमारे पास एक मिसकंसेप्शन या मिथ है कि अगर आपने बच्चे को हेल्दी करना है तो आप इसको इन्फेंट फार्मूला मिल्क में शिफ्ट कर दें। लेकिन मेजरली जो हमारे पास बॉडी की ज़रूरियात जो पूरा करता है, जो बॉडी नीड्स को पूरा करता है, वो हमारे पास माँ का दूध ही है। फ्रेश मिल्क क्या बेहतर है, क्या वो आप बच्चों को दे सकते हैं और उसकी टाइमिंग क्या है? अच्छा देखिए, टाइमिंग तो फिर ये वही कि जब आप बच्चा जो आपसे मांग रहा है तो तभी आपने देना है। जब बच्चा हर चीज़ के लिए आप एक चीज़ को ना वो एक सेट पैटर्न बना। बिल्कुल। दूसरा, अगर आप इसकी बात करें कि कौन सा फ्रेश मिल्क देना चाहिए, अब देखिए फ्रेश मिल्क भी जो है हमारे पास हमें पता नहीं कि किस फैसिलिटी से होके हमारे तक पहुँच रहा है या वहाँ पर सैनिटेशन का
उनका हाइजीन का ख्याल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। और अगर आपके पास अगर आपने इन सब चीज़ों को मेक श्योर कर लिया है और दूध आप तक पहुंच गया है, तो फिर आप कोशिश करें कि आप उसको कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस पे आपसे बॉयल करें। उसका प्रॉपर आपने बॉइलिंग उसकी की है और उसके बाद आप उसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप वो बच्चे को दे सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो किल होने चाहिए, क्योंकि बच्चे का जो गट है वो इतना नरिश नहीं हुआ हुआ कि वो उन बैक्टीरिया और उन वायरसेस के खिलाफ जो है वो फाइट कर सके। सही। सो हम सारा दिन अगर दूध 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 भी पिला रहे हैं, दूध से बनी हुई चीजें भी दे रहे हैं, तो इस प्रैक्टिस को कैसे आप? अच्छा देखिए, मैं आपको अभी फर्स्ट 6 मंथ्स का अगर बताऊं तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है सिर्फ उसे माँ का दूध ही दें, जो कि आपके पास नेचुरली तौर पे बच्चे की ग़िज़ाइयत को पूरा कर रहा है। और उसके अलावा बच्चे की बॉडी को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इवन आपने उसकी जो टंग है उस पर आपने पानी का एक सिप भी नहीं रखना है। दैट्स व्हाट इज़ जो हमारे पास WHO की रिकमेंडेशंस हैं, जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड कह रहे हैं फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद अगर आप बच्चे को सेमी सॉलिड से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तब आप जो है दूध से बनी हुई कोई खीर रख सकते हैं। आप उसके अलावा साबूदाना हमारे पास कॉमनली प्रैक्टिस दी जाती है। ठीक है। आप बच्चे को अंडा जो है वो दे सकते हैं, दूध में डाल के दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपने यही देखना है, आप देखिए माएँ जो हैं वो ज़्यादातर क्या करती हैं कि फ़ौरन से हर चीज़ जो है वो बिल्कुल देने लग जाएंगी, लेकिन आपने कोशिश करनी नहीं जी, आपको बारी बारी बच्चों को चीजें इंट्रोड्यूस करानी है। मुहीत, हमारे पास वक्त कम है, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाजत दीजिए, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।